हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th अकाउंट्स में पार्ट 4 करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जहां पर हम आज टॉपिक ले रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। यानी कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, एडमिशन के दौरान मे बी हो सकता है कि जो बुक वैल्यू है आपके असेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, उनमें टाइम के साथ साथ चेंजेस आते हैं। अब जो असेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, वो डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। उसी तरीके से जो अमाउंट है वो भी डिफरेंट हो सकता है आपके बुक से। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड ना हो बुक्स में, या हो सकता है कुछ एसेट या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पर ना हो। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए जो इनकमिंग पार्टनर होता है ना, फॉर दिस पर्पज़ दैट इनकमिंग पार्टनर इज़ नॉट एट एन एडवांटेज और नॉट एट डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ चेंज इन वैल्यू। तो ये किसी भी प्रकार से एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है वैल्यू में चेंज होने की वजह से। तो जब कभी भी कोई नया पार्टनर आता है तो उस समय ऐसे ही हम, जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस होते हैं। तो असेट्स की वैल्यू रीवैल्यूड होती है और लाइबिलिटीज़ का अमाउंट रीअसेस होता है। तो वो हम सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। उसमें जर्नल एंट्रीज़ भी आती हैं और प्री एवेल्यूएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो दोनों ही चीज़ें हम आज सीखेंगे। और कुछ बेसिक एंट्रीज़ होंगी, जर्नल एंट्रीज़, जो मैं आपको यहाँ पे पास करवाऊँगी। किस तरीके से हम जर्नल एंट्री को पास करेंगे, राइट। तो मेरे साथ साथ आप स्क्रीन को देखिएगा। Value of asset at the time of admission of a partner may be different from their book value because of with time। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू एडमिशन के टाइम पर डिफरेंट हो सकती है अपनी बुक वैल्यू से। टाइम के साथ साथ जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। यदि वो इंक्रीज होगी एसेट की वैल्यू, इसका मतलब हमारे लिए फ़ायदा है, और फ़ायदा होगा तो हम रिवैल्यूएशन को जर्नल में क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हमारी जो एसेट है वो कम हो रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सीधे सीधे रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको असेट्स में बताया, ऐसी लाइबिलिटीज़ भी होंगी। लाइबिलिटीज़ भी डिफ़र हो सकती हैं बुक्स की वैल्यू से। तो इसीलिए इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम एसेट और लाइबिलिटीज़ आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट या कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जो कि हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो वो भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में पास करना है, दिखाना है, शो करना है। और जो भी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की वैल्यू होगी, दे आर पेबल, आर ब्रॉट टू देयर प्रेजेंट वैल्यू, राइट, with the purpose that the incoming partner is not an advantage or disadvantage because of the change in the values। हमने ये टॉपिक थोड़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी किया था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी कुछ एंट्रीज भी सीखी थी कुछ। अब एडमिशन में भी हमारे पास ये टॉपिक है, रिवैल्यूएशन हमें करना है। तो मैं दोबारा से एक बार आपको एंट्रीज बता देती हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बता देती हूँ, और आपके साथ कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस भी करूँगी। आप ये चीज़ याद रखिएगा कि यदि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज होता है, ठीक है, तो वो हम एडजस्ट करते हैं एक अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा होता है, तो उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हम जो भी एसेट्स की वैल्यू में चेंजेस आते हैं या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं इस अकाउंट से। और ये भी मैं बता चुकी हूँ, अगर आपकी एसेट इंक्रीज़ होगी या अनरिकॉर्डेड एसेट आप रिकॉर्ड करोगे या लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होगी, तो ये सीधे सीधे आपके लिए गेन है, प्रॉफिट है। तो आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखोगे। और अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है, उसको आप रिकॉर्ड करते हो, तो ये क्या है, ये लॉस है। तो आप इसको क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालोगे। और जो भी डिफरेंस आएगा दोनों साइड में वो देखेंगे। यदि डेबिट साइड शॉर्ट आएगा तो इसका मतलब कि प्रॉफिट है, गेन है। और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट आएगा तो उसका मतलब है कि वो लॉस है। एंड सीधे सीधे जो भी गेन या लॉस होगा उसको आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बेटा एसेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, राइट।
एसेट आपकी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप इसको डेबिट भी करोगे, राइट। तो आप क्या लिखोगे, असेट्स अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली, जो भी एसेट होगी ना आपकी, आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको डेबिट कर देंगे। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, देन रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और हम चाहें तो इसकी जगह पे एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसेट हमारे लिए डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे। तो हमने एसेट को डेबिट कर दिया और फ़ायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। हर एंट्री में हम रिवैल्यूएशन की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स देखते हैं। यहाँ पर आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और हमें पता है कि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और जब वो डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है हमारी एसेट की, ये नुकसान है। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रिवैल्यूएशन की जगह पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद नाउ फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अब लाइबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हो गया, यानी अब हमें लाइबिलिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। अब हमारे लिए नुकसान है, लाइबिलिटी ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर कि हम रिवैल्यूएशन की जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या है, फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अभी मैंने ऊपर बताया लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा। अब यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटीज़ का अमाउंट कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो डेफिनेटली मैं लाइबिलिटीज़ को क्या करूँगी, लाइबिलिटीज़ को मैं डेबिट कर दूँगी। तो मेरी एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब लाइबिलिटी कम देनी पड़ेगी तो फ़ायदा तो हो ही गया, तो फ़ायदा हो गया तो हम इसको क्या करेंगे बच्चे, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ फॉर रिकॉर्डेड अकाउंट, फॉर रिकॉर्डेड अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना है। उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, अब एक ऐसी एसेट जिसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी तक दिखाया नहीं गया, ठीक है, लेकिन अब दिखाएंगे। एक ऐसी एसेट जिसको अब तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट बढ़ेगी, तो यानी कि एसेट को डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, अनरिकॉर्डेड, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी साथ में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, देन ऐसी लाइबिलिटी जब तक हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन अब लाइबिलिटी हमें रिकॉर्ड करनी है, हमें पे करनी है। लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्रेडिट कर देंगे। अब लाइबिलिटी ज़्यादा आ गई है तो हमारे को रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। तो कुछ इस प्रकार से हमें जो है एंट्री करनी है। अब इस स्टेज पे आपको रिवैल्यूएशन, कई बार आपको प्रॉफिट भी शो कर सकता है, लॉस भी शो कर सकता है।
अब जैसे ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। अब अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है और डेबिट साइड शॉर्ट है, तो जितने से भी शॉर्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा और उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और अगर गेन होगा तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड PSR में बढ़ जाएगा। अब अगर डेबिट साइड ग्रेटर होती है, क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी, तो उस केस में यहाँ पे लॉस आएगा और वह लॉस पार्टनर्स में बटेगा, तो यही एंट्री रेसिप्रोकल हो जाएगी। फिर एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब प्रिपेयर्ड होता है, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको नई फर्म की बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है रिवाइज्ड वैल्यू में, ठीक है, अनलेस द पार्टनर्स डिसाइड टू कंटिन्यू शोइंग देम एट ओल्ड वैल्यू। ये भी चीज़ याद रखनी है। चलिए अब एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं। ये तो हमने जर्नल किया था, जर्नल किस तरीके से करना है। अब हम रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट में डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, जो भी लॉस या एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, या फिर क्रेडिट में क्या जाएगा, जो भी फ़ायदा गेन हो रहा होगा, है ना। तो एक बार इसको देख लेते हैं। जब हमारी एसेट की वैल्यू कम होगी तो ये हमारे लिए फ़ायदा तो है नहीं, तो इसीलिए नुकसान हो गया एसेट का कम होना, तो ये डेबिट में जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ठीक है। वहीं अगर मैं अपोजिट बात करूँ, इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, डेफिनेटली मेरे लिए अच्छी बात है, फ़ायदा है, तो मैं इसको क्या करूँगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालूँगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूँ, अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब पहले मुझे उतना पेमेंट नहीं करना था, मेरे रीअसेसमेंट के बाद जो लाइबिलिटी की अमाउंट है वो बढ़ कर के आ रही है, तो मुझे उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना होगा। और उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग में यदि मेरी लाइबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब मुझे लाइबिलिटी पे नहीं करनी, कम करनी है, मेरे लिए फ़ायदे की बात है, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, जो एडमिशन हो रहा है जिस समय पार्टनर का, तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। उसके अलावा अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ऐसी लाइबिलिटी जब तक रिकॉर्ड नहीं की गई है, अब आ गई है, हमें लाइबिलिटी पे करनी है, तो डेफिनेटली हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालेंगे। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है, ऐसी एसेट जिसके बारे में हमें पता नहीं था, अब हमें पता चला है, अब उसे हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। अगर हम पार्टनर को किसी तरीके से कोई सैलरी पे कर रहे हैं या हम कोई और एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो वो हम डेबिट में लिखेंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल करके जो भी सैलरी या रिम्यूनरेशन होगा वो पे कर देंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है, यदि हमारा कोई रिवैल्यूएशन के दौरान कोई खर्चा है या कोई ऐसा भी खर्चा दे दिया है, तो वो टू कैश या बैंक करके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को करने के बाद अब हम जब दोनों अकाउंट को टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है आपका, तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट होगी, तो आप ये गेन होगा टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन एंड दिस इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। इसी तरीके से अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी, आपका क्रेडिट साइड शॉर्ट होगा, तो उस केस में आप यहाँ पे बाय लॉस निकालोगे, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एंड आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में। आप इस फॉर्मेट को भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी तो मैं इस वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज बताने वाली हूँ। अगर एसेट्स रिवैल्यूड होती हैं, लाइबिलिटीज़ रीअसेस्ड होती हैं, तो हम किस तरीके से एंट्री को पास करते हैं। उसके बाद हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो फुल फ्लैज क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। मेरे साथ साथ आप ये एंट्रीज़ हैं, इनको आपने अच्छे से देखना है और मेरे साथ साथ एंट्रीज़ को करना है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, 10 से 14 एग्जाम्पल्स, 15 एग्जाम्पल्स हैं, वो हम आज की क्लास में करेंगे बस, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन में है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इन दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, आपने इनको रिकॉर्ड करना है। कब की हैं ये? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कुछ एसेट्स रिवैल्यूड हुई हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ रीअसेस्ड हुई हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 आर टू बी अकाउंटेड।
ओके, मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्ड नहीं थी, अब रिकॉर्ड करनी है आपने, अनरिकॉर्डेड थी, 50,000। इससे सीधे सीधे पता लग रहा है कि हमारी जो एसेट है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ गई, हमारे लिए फ़ायदा हो गया, फ़ायदे को क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन में। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को जब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री होगी, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 50,000 50,000। नरेशन लिखना कभी मत भूलना जर्नल एंट्री में, ठीक है। नरेशन क्या होगा, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन दी बुक, इजंट इट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टूवर्ड्स सप्लायर ऑफ ₹1,500 टू बी अकाउंटेड। इसका क्या मतलब है, एक ऐसी लाइबिलिटी जो अब तक सप्लायर के लिए बता रहे थे कि नहीं पे, मतलब कि अभी तक पे नहीं करना था, कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं आई थी, लेकिन अचानक से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई, सप्लायर को 1,500 रुपये आपने पे करने हैं। अब क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर का जो सप्लायर है लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की क्या एंट्री होगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 1,500 यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई आपकी रिकॉर्ड टूवर्ड्स दी सप्लायर, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। अ क्रेडिटर ऑफ 60,000 नॉट पेबल इज टू बी रिटर्न बैक। 6,000 रुपये के क्रेडिटर थे, अब पे नहीं करने, फ़ायदा हो गया, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आप क्या एंट्री करोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 6,000। और जो भी आपका गेन या रिवैल्यूएशन होता है उसका आपने ध्यान रखना होता है। अगर रिवैल्यूएशन में आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देना, और अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं कि जब बाय होगा तो क्या करेंगे, टू होगा तो क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो देख लेते हैं एक बार। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000, मतलब 10,000 से, बाय मतलब से, 10,000 से आपने फर्नीचर की वैल्यू को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है 10,000 से, क्लियर है। तो फर्नीचर हमारा बढ़ गया, फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फ़ायदा हो गया तो क्या करेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 10,000 से। बाय में जो अमाउंट लिखा होता है ना, हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000, हमारी फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई और हमने उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, ये इसकी जर्नल बन गई। एक क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज टू 40,000 और उसकी फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी, 20,000। इसको एक बार कंपेयर कीजिएगा, इस वाले पॉइंट को इसके साथ, और इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी और किस अमाउंट से होगी वो भी ध्यान रखना है। यहाँ पर 4th पॉइंट में जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू 10,000 से बढ़ी है, तो यानी कि 10,000 से ही फ़ायदा हुआ है, इसीलिए हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन किया है 10,000 से। 5th पॉइंट में भी फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन 2 लगा दिया है, यानी कि तक 40,000 तक बढ़ी है। पहले फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 20,000 थी, अभी फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई, 40,000 हो गई,
यानी अभी कितने से बढ़ी है, 20,000 से बढ़ी है। तो आप ये मत सोचना कि मैं बुक वैल्यू पास एंट्री करते टाइम बुक वैल्यू लिखेंगे, नहीं, कंपेयर करेंगे। यदि बढ़ रही होगी तो फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदे के हिसाब से एंट्री करेंगे। यदि घट रही होगी तो फिर क्या करेंगे, फिर घटने के हिसाब से उसकी एंट्री करेंगे। बात समझ में आ रही है? बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे उसकी अभी की वैल्यू में जो चेंज आया है। बुक वैल्यू 20,000 है, 20,000 से 40,000 तक हो गई, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 20,000 से बढ़ी। 20,000 से बढ़ी तो एंट्री तो यही होगी, फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन, लेकिन अमाउंट आएगा 40,000 माइनस 20,000। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और आप 40 में से 20,000 को माइनस करेंगे तो जो 20,000 आएगा वो आप यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। तो बस बाय में क्या करना है, बाय में तो सीधे सीधे जो अमाउंट दिया उसी से करना है, और 2 है तो फिर आपको पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा माइनस करके बुक वैल्यू और उसकी अभी की वैल्यू में जो चेंज हुआ है। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 6th पॉइंट में कि जो वैल्यू ऑफ फर्नीचर है इज़ टू बी ब्रॉट अप टू, ब्रॉट अप कितने से, 120% तक, 2 आ रहा है, 120% तक, ठीक है। और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000 थी। भाई आपने 120% तक कर दिया, यानी सीधे सीधे 20% बढ़ रही है ना, तो 50,000 का आपने 120% किया। कितना किया, 120%। जो भी आया आपने उसको माइनस कर देना उसकी बुक वैल्यू से, ठीक है। क्योंकि टू में क्या बताया था मैंने अभी आपको प्रीवियस पॉइंट में कि हम डिफरेंस निकालते हैं, है ना। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 50,000 है। कितने परसेंट से ब्रॉटअप किया, 120% से। जो भी अमाउंट आएगा आप उसको माइनस करोगे 50,000 से, उसकी बुक वैल्यू से। तो ये कितना आएगा, 60,000 आएगा ये। ठीक है, यानी बुक वैल्यू थी 50,000, बढ़ के कितनी हो गई, 60,000। बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंस कितना आया, 10,000। तो 10,000 से मेरे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है। मेरी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये अच्छा पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं 7th पॉइंट। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000। जो स्टॉक की वैल्यू है वो कितनी है, 18,000। उसको कितना कम दिखा रखा है हमने, 10% से कम कर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी वैल्यू को करेक्ट करेंगे, 18,000, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 90 क्यों किया, क्योंकि वो 10% से अंडर वैल्यूड कर रखा है, ठीक है। जो भी आएगा उसमें से आप माइनस करोगे 18,000 को, तो हमें पता लग जाएगा कि नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। कितना आ गया, ये आ गया हमारा 20,000, और ये माइनस कर दिया हमने 18,000 से, तो हमारा कितना आ गया, 2,000। यानी कि हमारी जो एसेट इंक्रीज़ हुई है वो 2,000 से हुई है। हमें उसको क्या करना है, हमें उसको रिकॉर्ड करना है। बात समझ में आ रही है? 7th पॉइंट में क्या बोला गया था कि जो हमारा स्टॉक है वो 10% से वैल्यू अंडर वैल्यूड है, 18,000 जो स्टॉक वैल्यू है, ठीक है। तो हमने 100/90 करना है। 100/90 करने के बाद जो हमारी एक्चुअल में पूरी वैल्यू थी वो कितनी थी, 20,000 की, और अभी की जो आई है, लेकिन जो स्टॉक की वैल्यू थी वो थी 18,000 की। तो कितने का फ़ायदा हो गया रिवैल्यूएशन में, 2,000 का। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2,000 डेबिट कर दोगे, 2,000 क्रेडिट कर दोगे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, वो भी देख लो। यहाँ पर हमने स्टॉक को उल्टा कर रखा है, यहाँ पे हमने स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर रखा है 10% से, यानी कि
कितना कर रखा है? 22,000। 22,000 हमारे स्टॉक की वैल्यू है और हमने 10% से इसको ओवर वैल्यूड कर रखा है। करेक्ट है? हमने क्या कर रखा है? रिवैल्यूएशन को ओवर करके दिखा रखा है। तो अब हम उसे करेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने अंडर करके दिखा रखा था, तो हमने उसको वहाँ पे भी करेक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टॉक की वैल्यू को यहाँ पर सीधे सीधे हमारे स्टॉक की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ होगी तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालते हैं। पहले एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगी? हमारी बुक वैल्यू थी 22,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। 110 क्यों किया? क्योंकि हमने 10% से स्टॉक की वैल्यू को ओवर कर रखा है, ओवर वैल्यूड कर रखा है। तो पहले हम इसकी एक्चुअल वैल्यू को निकाल लें। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी अब हमारी? एक्चुअल वैल्यू हमारी आई है 20,000। जैसे यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी? ऊपर 20,000, और पुरानी वैल्यू कितनी थी बुक में? 18,000। तो 2,000 का फ़ायदा हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है स्टॉक की वो आ रही है 20,000, और हमारी बुक वैल्यू में कितना दी हुई है वैल्यू? 22,000। तो 2,000 से हमारी एसेट हो रही है कम, तो हमारी एंट्री रेसिप्रोकल हो जाएगी इस ऊपर वाले पॉइंट से। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होगी? यहाँ पर हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। यहाँ पर भी 2,000 ही जाएगा, जैसे ऊपर 2,000 आपने किया है। आप सीधे सीधे 22,000 में से 20,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज़ 25,000। जो कंप्यूटर में मार्केट की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 25,000 दी हुई है, और बुक वैल्यू कंप्यूटर की कितनी है? 20,000 है। अब आप इसको चेक करो कि पहले हमारी वैल्यू थी 20,000 रुपये की, अब हमारी वैल्यू है 25,000 रुपये की। राइट, तो अब हमारी वैल्यू बढ़ी है कंप्यूटर की, तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन, नहीं सॉरी, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 5,000 से, क्योंकि जो वैल्यू बढ़ी है वो तो 5,000 से ही बढ़ी है ना। 20,000 तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी थी, और बाद में उसकी वैल्यू 25,000 हो गई, तो 5,000 से हमारी जो वैल्यू है कंप्यूटर की वो बढ़ गई। ठीक है, अगला देखते हैं। मशीनरी इज़ टेकन बाय लीना फॉर 80,000 एंड जो बुक वैल्यू उसकी वो कितनी है? 60,000 है। आपने इसमें 2 एंट्री पास करनी है, क्योंकि एसेट को जो लिया गया है वो पार्टनर के द्वारा लिया गया है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम उसकी एंट्री करते हैं। जब भी कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर करता है तो हम क्या करेंगे? हम पार्टनर को डेबिट करते हैं और मशीनरी को क्रेडिट करते हैं, लेकिन किस वैल्यू से करनी है? जितनी वैल्यू से वो लेकर के जा रहा है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने से? 80,000 से 80,000 से, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, अगर एसेट टुक ओवर होगी तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू जो भी वो चीज़ लेके जा रहे हैं। अगर लाइबिलिटी टेक ओवर होगी तो ये एंट्री रेसिप्रोकल हो जाएगी, लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी और वो पर्टिकुलर पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू 60,000 थी अब 80,000 हो गई, तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया, तो मशीनरी बढ़ जाएगी। तो साथ के साथ हम रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे, तो क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कितने से होगी? ये हमारी 20,000 से होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी मशीन की वो पहले थी 60,000 की, बट अभी कितनी की हो गई? 80,000 की हो गई। हमारे लिए क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन के टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर मेंटेन करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और 20,000 से हम इस एंट्री को पास कर देंगे। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर एसेट जो है ये एक लीना
पार्टनर जो है उसके थ्रू ली गई है, तो लीना के कैपिटल को डेबिट कर देंगे एंड टू मशीनरी अकाउंट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1/3 of the machinery is taken by Rohit for 30,000 and balance is revalued at 57,600. Book value of machinery is 72,000. This is machine. मशीनरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। 1/3 मशीनरी जो है वो रोहित ने टेक ओवर कर ली। हमें एंट्री पता है हमें 1/3 की कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। फिर उसको रीवैल्यू के दौरान देखा गया कि उसकी वैल्यू तो 57,600 बची है और बुक वैल्यू जो मशीन की थी वो 72,000 की थी। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको ज़रा ध्यान से देखना है। हमें पहले निकालनी है कि मशीनरी की वैल्यू बढ़ी कितनी है, बढ़ी है या घटी है, क्या किया गया है। ठीक है, तो टोटल जो इंक्रीज़ हुआ है वैल्यू ऑफ मशीन में वो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो 1/3 पार्ट जो रोहित लेकर के गया वो कितना था। 1/3 पार्ट जो रोहित लेकर के गया उसकी वैल्यू थी 30,000। ठीक है, जो रिमेनिंग वैल्यू थी, जो बची हुई वैल्यू थी, बैलेंस वैल्यू जो थी रिवैल्यूड हुई थी, वो हुई थी 57,600 से। यानी कि 30,000 तो पार्टनर लेके जा ही रहे, एक तो एसेट की, एक तो इस मशीनरी की वैल्यू ये है ही है 1/3, और बाकी की जो बची हुई वैल्यू है 1/3 के अलावा वो थी आपकी 57,600। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा टोटल वैल्यू कितनी रही होगी। ठीक है, उसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा जो उसकी बुक वैल्यू थी, क्योंकि मुझे कंपेयर भी करना है कि मेरी वैल्यू बढ़ी है कि घटी है। राइट, इन सबको करने के बाद आप करके देखो 57,600 एंड प्लस 30,000 कितना आ गया, 87,600। उसमें से आप माइनस करेंगे 72,000 जो कि आपकी पुरानी वैल्यू है। राइट, तो अब आपने इसको माइनस किया तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 15,600। यानी इतने से आपकी मशीन की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है। बात समझ में आ रही है। अब जो चीज़ बढ़ी है, एसेट हमारे लिए फ़ायदा है, तो हमें रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा और पर्टिकुलर एसेट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर 30,000 से जो रोहित ने टेक ओवर किया है, 30,000 की एंट्री एक और होगी और प्लस 1/3 की, और बाकी जितनी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 15,600 उसकी भी आपने एंट्री पास करनी होगी। तो पहली एंट्री आपकी क्या होगी, रोहित जो एसेट को लेकर के जा रहा है वो हम करेंगे ही करेंगे। पहले हम ये कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा मशीन बढ़ गया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 15,600 से, 15,600 से। और दूसरा रोहित जो पार्टनर है वो कैपिटल वो एसेट्स लेकर के जा रहा है, कौन सी, टेक ओवर कर रहा है मशीनरी। तो हमारी एंट्री क्या होगी, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। वो कितने से होगा, वो होगा आपका 30,000 से, क्योंकि 1/3 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 30,000। ओके, तो रोहित जो मशीनरी को टेक ओवर कर रहा है उसकी हमने एंट्री कर दी, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 30,000, और हमने वैल्यू निकाल ली 1/3 और रिमेनिंग वैल्यू दोनों को जोड़ा। जोड़ने के बाद कितनी आई हमारी वैल्यू, 87,600, और जो पुरानी बुक वैल्यू थी वो थी 72,000। तो हमारी वैल्यू बढ़ कर के आई, तो हमारे लिए फ़ायदा है, हमने मशीन को डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। ओके, अगली एंट्री देखिएगा, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000, नाउ इट इज़ टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। राइट, पीएनएल अकाउंट में इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट कर दिया गया था 5,000 से, अभी उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकम हो गई है, तो डेफिनेटली हमें रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आप क्या एंट्री करोगे उसको ज़रा ध्यान से देखना। आपको पता है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कब क्रेडिट करते हैं, जब फ़ायदा होता है। ओके, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? सीधे सीधे हमें अमाउंट दिया हुआ है 5,000। हम इसको नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम रिकॉर्डेड। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो। एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 5,000 पेड बाय लीना। रीवैल्यूएशन का खर्चा है 5,000 रुपये का, जो लीना ने टेक ओवर किया। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टनर कोई भी इस तरह की चीज़ को टेक ओवर करता है, अगर एसेट को टेक ओवर कर रहा है तो हम क्या करते थे? एसेट को टेक ओवर करता था तो हम पार्टनर को डेबिट करते थे और फिर जो भी एसेट होती थी रिस्पेक्टिव उसको हम क्रेडिट करते थे। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रीवैल्यूएशन का खर्चा है, ठीक है, और लीना पे कर रही है। तो जब कोई पार्टनर पे करता है तो हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन जो खर्चा है हमने उसको किया डेबिट, नुकसान है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू जो टेक ओवर कर रहे हैं, तो टू लीनास कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं। अ डेटर हुज ड्यू 14,000 वर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स लास्ट ईयर पे 10,000 इन सेटलमेंट। मतलब एक डेटर है जिससे ड्यू था 14,000 रुपये, हमने मान लिया था कि वो बैड डेट है, लास्ट ईयर राइट ऑफ हो गया था, बट नाउ अब जो उसने पेमेंट किया वो सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट 14,000 की जगह कितने से हुआ है बेटे? वो हुआ है 10,000 रुपये से, ठीक है। तो सीधे सीधे हमारी जो एंट्री बनेगी, हमारा यानी कि जो बैड डेट था वो रिकवर्ड हो गया। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? इसमें दो एंट्रीज बनेंगी। तो पहली एंट्री हमारी बनेगी बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी अभी रिकवर्ड हुआ है ना, हमें राइट ऑफ तो करना नहीं है। हमारी एंट्री बनेगी पहली कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पैसे मिल गए, हमें बैड डेट राइट ऑफ नहीं करना है, अभी राइट ऑफ हो चुका था। हमें तो इस साल पेमेंट रिसीव हो गई है, तो बैड डेट रिकवर्ड हो गए हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितने से? फाइनली 10,000 से। ओके, अब जो दूसरी एंट्री होगी वो क्या होगी? अब ये जो बैड डेट रिकवर्ड हुआ है ये गेन है, किसकी वजह से? ड्यू टू दी बैड डेट रिकवर्ड। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? एक एंट्री हमें और करनी पड़ेगी, बैड डेट, उसको नोट डाउन करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फ़ायदा हो जाएगा तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे सेम अमाउंट से 10,000। तो कुछ इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जर्नल एंट्री करनी सीखी कि अगर एसेट्स रिवैल्यूड होती हैं या लाइबिलिटीज़ रीअसेस्ड होती हैं तो हम उनका जर्नल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है। हम आगे की जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे एडमिशन के दौरान। फिर हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको उसके डाउट्स क्लियर करूँगी। और इस वीडियो को अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।